बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। थीसिस राइटिंग गाइडलाइंस में तीसरा इसका आज हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट रिसर्च इंट्रोडक्शन। तो थीसिस में या फिर रिसर्च पेपर में जो इंट्रोडक्शन है वो तकरीबन तीसरे नंबर पे इसकी बारी आती है। और इसमें जो आज हमने चीज़ें डिस्कस करनी हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम हम इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं, मोटिवेशन, research questions, research objective and mapping between problem statement, question and objective। तो ये मैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद कंक्लूजन, स्कोप ऑफ रिसर्च और एंड पे स्ट्रक्चर ऑफ द रिमेनिंग पेपर या थीसिस वो हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। द Introduction leads the reader from a general subject area to a particular topic of inquiry। अब डेफिनेटली जो एरिया होता है जिस पे हमने रिसर्च करना होती है वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा होता है, और हम उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम पहुंच जाते हैं। यानी कि हम अपने कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को नैरो डाउन करते चले जाते हैं। A well-written introduction is important because quite simply you never get a second chance to make a good first impression। क्योंकि यहाँ से एक impression बनता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन बहुत important part है। ठीक है जी। An ambiguous, disorganized or error-filled introduction will create a negative impression, whereas a concise, engaging and well-written introduction will lead your readers to think highly of your analytical skills and writing style and your research approach। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि जो आपका इंट्रोडक्शन है या फिर जो आप लिख रहे हैं, असल में हम एक स्टोरी बना रहे होते हैं जिसमें हमने अपने जो हमारे रीडर्स हैं उनको एंगेज करना होता है। ठीक है जी। एंगेज इस तरह से कि वो उसमें इंटरेस्ट फील करें, और वो एंगेज तब ही होंगे जब हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स को भी बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे होंगे। हमारा राइटिंग स्टाइल अगर अच्छा होगा, अगर हम उस पर कुछ एफर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है फिर हमारे रिसर्च पेपर का या रिसर्च थीसिस का। अब इसको इस डेफिनेशन में, यहाँ पर ये एक डेफिनेशन दी गई है, इसमें मुकम्मल तौर पे इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इट एस्टेब्लिशेस द स्कोप, context and significance of the research being conducted by summarizing current understanding and background information about the topic। ठीक है जी। तो हमारे इंट्रोडक्शन में स्कोप भी आता है, कॉन्टेक्स्ट भी आता है, और रिसर्च की इम्पोर्टेंस, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं, और हम अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लिटरेचर वगैरह को समराइज़ करके यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताते हैं। स्टेटिंग द पर्पज़ ऑफ द वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम भी हम इसमें लिखते हैं, सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब वो रिसर्च प्रॉब्लम में हम क्वेश्चंस भी बनाते हैं। ठीक है जी। रिसर्च प्रॉब्लम को क्वेश्चंस की सूरत में हम लिखते हैं। एक्सप्लेनिंग ब्रीफली द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच यूज टू एग्जामिन द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारे पास कई एक अप्रोचेज़ हैं अपनी पूरी रिसर्च प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करने की, ऑर्गेनाइज करने की। उसको हम डिज़ाइन ऑफ स्टडी भी बोलते हैं। हाईलाइटिंग द पोटेंशियल आउटकम्स योर स्टडी कैन रिवील। फिर जो हमारे रिसर्च की बेस पे जो उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है जी, जो कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स कह सकते हैं, योर स्टडी कैन रिवील, वो सारी यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। एंड आउटलाइनिंग द रिमेनिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसर्च पेपर और थीसिस। फिर इंट्रोडक्शन का जो एंड होता है, एंड पे हम एक पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं जिसमें हम अपने रेस्ट ऑफ द पेपर या रेस्ट ऑफ द थीसिस का स्ट्रक्चर लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी हमारे सेक्शन आने हैं वो उसमें किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ हम शामिल कर रहे हैं। तो ये सारा हमारे इंट्रोडक्शन का एक थोड़ी सी समरी है। अब हम इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी मज़ीद उनको डिटेल के साथ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, एक लिस्ट की सूरत में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आसानी रहे देखने में, उसको समझने में।
तो इसमें प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन आ जाता है, मोटिवेशन, हम क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है, क्यों, क्या ये यानी कि हमारे लिए और पब्लिक के लिए क्या उसमें मोटिवेशन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं, और ये तीन चीज़ें ये असल में जो हमारी स्टडी है, जो हमारी रिसर्च है, उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट, उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम शामिल करते हैं कि हमारी रिसर्च ज़रूरी क्यों है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, किस लेवल की आपकी रिसर्च है, तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिफ़र कर जाते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं, फिर मैपिंग बिटवीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट है, गो के ये थोड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, प्रीवियसली ये मैपिंग को नहीं भी यूज़ किया जाता रहा। मैपिंग को हम अलाइनमेंट भी कहते हैं, अलाइनिंग रिसर्च पेपर, तो उसमें यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस को अलाइन किया जाता है या मैप किया जाता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, रिसर्चर्स कंट्रीब्यूशन आ जाती है, फिर स्कोप ऑफ रिसर्च और स्ट्रक्चर ऑफ रिमेनिंग रिसर्च पेपर या थीसिस। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे इंट्रोडक्शन में शामिल होती हैं। हम इसी तरतीब के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ इनको देखेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम। A research problem is a definite and clear expression। हमने जब टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, तो वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि हमारे जो स्टेटमेंट है, जो हमारा टाइटल है, वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम, इसमें हम डेफिनेट और क्लियर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट लिखते हैं अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। अ कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन, और जिस चीज़ को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, डिफ़िकल्टी टू बी एलिमिनेटेड, और अ ट्रबलिंग क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट इन स्कॉलरली लिटरेचर, इन थ्योरी और विद इन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस दैट पॉइंट्स टू अ नीड फॉर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एंड डेलिब्रेट इन्वेस्टिगेशन। तो डेफिनेटली हमारी रिसर्च का जो पर्पज़ है वो तो यही है कि हम जो भी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है, ट्रबलिंग क्वेश्चन है, ठीक है जी, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई इशू है, उसको हम एलिमिनेट करना है हमने, किसी क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, ठीक है जी, या किसी सॉल्यूशन को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर इसको समराइज़ करें, तो हमने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगर ट्रबलिंग क्वेश्चन है तो वो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई डिफ़िकल्टी है उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो ये भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम ही है, और अगर हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हमने हमने ये क्लियरली ये डिफ़ाइन करना होता है, बताना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं इसमें स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम में। A research problem does not state how to do something, it offers a vague or broad proposition or present a value question। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम जब अपनी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ये नहीं बताते कि हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी जस्ट वांट टू प्रेजेंट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम असल में है क्या, ठीक है जी। हम एक वहाँ पे प्रोपोजिशन, कोई एक स्टेटमेंट खड़ी करते हैं जो कि लेटर ऑन उसका कोई भी आइदर साइड निकल सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स, लेकिन हम एक क्वेश्चन एक बना देते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन की सूरत में हम लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। द पर्पज़ ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ टू इंट्रोड्यूस द रीडर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक। ये है वो चीज़ कि हमने प्रॉब्लम को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि रीडर उसको वाकई उसमें इंटरेस्ट फील हो, कि ये वाकई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको इम्प्रूव होना चाहिए, जिसको सॉल्व होना चाहिए, जिसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग सामने आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम कोई एक आध पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि तीन जो हमारे पहले टॉपिक हैं वो सारे हमारे रिसर्च प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस को ही हाईलाइट कर रहे हैं। फिर मोटिवेशन, द प्रॉब्लम चोजन शुड बी वन दैट मोटिवेट्स यू टू एड्रेस इट, बट सिंपल क्यूरियोसिटी इज़ नॉट अ गुड इनफ रीज़न टू परस्यू अ रिसर्च स्टडी बिकॉज दिस डज नॉट इंडिकेट सिग्निफिकेंस। देखें,
अगर कोई रिसर्चर है, पर्सन है, वो किसी टॉपिक के बारे में, किसी स्टडी, किसी प्रॉब्लम के बारे में क्यूरियस है, उसकी अपनी इंटरेस्ट बन गई, किसी वजह से उसे मतलब ये कि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो गई, तो ये उसकी सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, हमने जो पब्लिक है, जो रीडर्स हैं, जो डोमेन के रिसर्चर्स हैं या आम रीडर्स हैं, हमने उनको भी कन्वे करना है, उनको भी इस चीज़ के ऊपर माइल करना है, कायल करना है कि दिस स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, चूँकि आप किसी देखें, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो किसी अगर एक बंदे का है, आप वो भी सॉल्व करें तो वो भी आपने बड़ा एक अचीवमेंट की। लेकिन हम नॉर्मली पब्लिक की बात करते हैं, जिस चीज़ को पब्लिक प्रॉब्लम कहती है, अ लॉट ऑफ पीपल कहते हैं प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करना बड़ी बात है, तो वो सिग्निफिकेंट होगी। जैसे आजकल कोविड है, तो कोविड पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, तो इसको सॉल्व करना बड़ी बात है। अगर किसी एक कोई गली का प्रॉब्लम है, किसी छोटे से इलाके का प्रॉब्लम है, किसी एक बंदे का प्रॉब्लम है, तो वो इतना सिग्निफिकेंट आमतौर पे पब्लिक उसको नहीं समझेगी। ठीक है जी, या फिर आप अगर पर्सनली किसी चीज़ में क्यूरियस हैं, तो फिर भी पब्लिक को उससे क्या कंसर्न है जी, आप क्यूरियस हैं तो होते रहें। तो यहाँ पर बहरहाल हमने मोटिवेशन ये बताना होती है कि हम इस टॉपिक में हम तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर ये इसके सोल्यूशन में कितने लोगों को फ़ायदा होगा। सो इट मस्ट आल्सो बी व्यूड एज इम्पॉर्टेंट बाय योर रीडर्स एंड टू अ लार्ज एकेडमिक एंड और सोशल कम्युनिटी दैट कुड बी इम्पेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी। तो हमने यही यहाँ पे रीडर्स को ये बताना है कि ये पब्लिक के लिए, चाहे वो एकेडमिक के लोग हैं, चाहे वो सोशल कम्युनिटी है, उनके लिए इस रिसर्च का क्या इम्पैक्ट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, तो ये हम एक पैराग्राफ इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखते हैं। तो पॉसिबल है कि डिपेंड्स अपॉन आपकी जो लेवल ऑफ रिसर्च है, उस पर डिपेंड करता है कि आप ये इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम और मोटिवेशन को इकट्ठा एक पैराग्राफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं, सेपरेट पैराग्राफ थोड़े बना सकते हैं आप, बट अगेन इट डिपेंड्स। फिर उसके बाद आपने फर्दर एक उसी जो प्रॉब्लम का बैकग्राउंड सा आप बना रहे थे, जो मोटिवेशन आप लिख रहे थे रिसर्च की इंपॉर्टेंस के लिए, तो उसी को आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख देना है। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन रिसर्च वर्क एज अ क्लेम दैट आउटलाइंस द प्रॉब्लम एड्रेस्ड बाय अ स्टडी। ठीक है जी, तो इसमें आप उस प्रॉब्लम को टिपिकली इन सम वर्ड्स आप उसको एक्सप्लेन करते, आउटलाइन करते हैं। The problem statement briefly explains the problem that the research will address. A good research problem should address an existing gap in knowledge in the field and lead to further research. तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, वो जो हमारा लिटरेचर है, जो रिसर्च चल रही है, उसके दरमियान में अगर कोई गैप है जहाँ पर जिनको बाकी रिसर्चर्स ने एड्रेस नहीं किया, बाकी जो उस डोमेन के एकेडमिक के बंदे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अगर एड्रेस नहीं किया, तो आपने उसको पॉइंट आउट करना होता है। ठीक है, तो अब इसके कई एक वेज हैं इसको पॉइंट आउट करने के। सम टाइम माइट बी पॉसिबल कि लोगों ने, रिसर्चर्स ने उसको एड्रेस तो किया है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो पार्शल है। पॉसिबल है आप उसको फुल सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने सोल्यूशन दिया तो है, लेकिन आप उसका कोई ऑल्टरनेट देना चाहते हैं। तो बहरहाल कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकें, वो आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हाईलाइट करना होती है। पार्शियल सोल्यूशन था, आप मुकम्मल सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई एक सोल्यूशन था, आप उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, या कुछ और भी इसकी सूरतें हो सकती हैं। A problem statement is used in research work as a claim that outlines the problem addressed by the study. अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपका सिलसिला शुरू हो रहा है। रिसर्च क्वेश्चन, द क्वेश्चन अराउंड विच यू सेंटर योर रिसर्च। ठीक है, जिसके गिर्द आप अपनी रिसर्च को चलाते हैं। इट शुड बी क्लियर, फोकस्ड, कंसाइज, कम्प्लेक्स, आर्गुएबल। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। तो ये हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन हैं उनकी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जानी चाहिए। क्लियर से क्या मुराद है, ये वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इनफ स्पेसिफिक दैट कैन ईजीली अंडरस्टूड विदाउट एडिशनल एक्सप्लेनेशन,
फोकस्ड, इट इज़ नैरो इनफ दैट इट कैन बी आंसर्ड थारोली। अब वो टाइटल के रेफरेंस में, टाइटल वाले टॉपिक में हमने स्कोप को डिस्कस किया था, तो फोकस से मुराद स्कोप भी है कि उसको हम रीजन वाइज, कोई कम्युनिटी वाइज कुछ चीज़ें उसमें इस तरह से ऐड करें कीवर्ड्स के वो नैरो डाउन हो जाए। कंसाइज, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, तो ये भी हमने इसका टाइटल का लेंथ भी देखी थी कि तकरीबन 7-8 वर्ड से लेके 7 वर्ड से लेके 15 वर्ड्स तक तकरीबन होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा ज़्यादा छोटा टॉपिक हमारा ना हो। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी हम कहते हैं जी ये कंसाइज हो, कोई बहुत लंबा ना हो। ठीक है, जैसे हमने टाइटल की बात की थी उसी तरह से क्वेश्चन भी हमारे लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स, नॉट अ बुलियन टाइप, रादर रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ आइडिया एंड सोर्सेज। तो ऐसा ना हो कि जिसका आंसर आप यस नो में कर दें, या फिर ऐसा भी ना हो कि आप उसको गूगल से सिंपल सर्च करें तो आपको उसका आंसर मिल जाए। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसको आंसर करने के लिए हमें कोई एनालिसिस करना पड़े, उसका चीज़ों को, डाटा को हमें कोई एनालिटिकली प्रेजेंट करना पड़े, देखना पड़े, खंगालना पड़े। आर्ग्यूएबल, इट्स पोटेंशियल आंसर आर ओपन टू डिबेट रादर देन एक्सेप्टेड फैक्ट। तो ऐसा भी ना हो कि कोई थ्योरी है वो पहले से चल रही है, एक्सेप्टेड है रिसर्चर्स के यहाँ, एकेडमिक्स में वो एक्सेप्टेड है, तो आप उसके ऊपर आप डिबेट करेंगे तो पहले ही एक्सेप्टेड है। ठीक है जी, तो फिर वो जो है ना आपकी रिसर्च की वर्थ ही नहीं होगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए जो कि जिसके बारे में डाइवर्स नेचर की जो ओपिनियंस हैं वो रिसर्चर्स में भी पाई जा रही हों, तो फिर आप उसके ऊपर डिबेट इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके रिसर्च क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग रिसर्च क्वेश्चन फॉलोज दी स्टेप्स: चूज अ ब्रॉड टॉपिक, do some preliminary reading to find out issues, narrow down a specific niche that you want to focus on, जिस टॉपिक पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आइडेंटिफाई अ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम दैट यू विल एड्रेस, एवेल्यूएट योर क्वेश्चन। तो ये हमारा यानी कि प्रोसेस है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने का। आप एक ब्रॉडर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ये इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली इसको एलेबोरेट किया गया है। टॉपिक आपका, सब्जेक्ट आपका ब्रॉडर है, ठीक है जी, और उस पर फिर कुछ आप स्टडी करते हैं, वर्किंग नॉलेज ऑफ द टॉपिक, नैरो डाउन थ्रू प्रिलिमिनरी रिसर्च, फिर वर्किंग क्वेश्चन आपके निकलते हैं, फिर यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आप वो क्वेश्चंस आफ्टर एवेल्यूएशन उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उनको आप जो है वो इंक्लूड करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन के तौर पे। तो थोड़ा सा इससे रेलिवेंट मैं आपको नैरो डाउन मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम कोई अपने जो इंटरेस्टेड कीवर्ड्स हैं वो जब हम सर्च करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स मिलते हैं, उनमें से आप कुछ के टाइटल पढ़ते हैं, ठीक है, और उनमें से आपको कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ जो रिसर्चेज हैं वो आपको रेलिवेंट लगती हैं, फिर आप उनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, फिर उनमें से भी नैरो डाउन होते जा रही है। देखिए नैरो डाउन हो रहा है, पहले थाउजेंड्स थे, फिर हंड्रेड्स आ गए, फिर उसके बाद और नैरो डाउन होते जा रहे हैं। तो एंड पे आपने 56 जो रिसर्च पेपर थे वो रीड किए, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 3412। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल की बात है कि आप किस तरह से चीज़ों को नैरो डाउन करते हैं, ठीक है, फिल्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एरिया, जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है उस तक आप लेके आते हैं चीज़ों को। अब रिसर्च क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ देखी थी उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। हाउ, जैसे अनक्लियर एक रिसर्च ये क्वेश्चन है, हाउ शुड सोशल नेटवर्किंग साइट एड्रेस द हार्म दे कॉज। अब ये बिल्कुल अनक्लियर है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पहले तो बहुत सारी हैं, ठीक है जी, और हार्म किस किस्म का, तो ये चीज़ें अनक्लियर हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर किया, व्हाट एक्शन सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोशल नेटवर्किंग साइट की जगह पे सिर्फ फेसबुक भी कह सकते हैं। व्हाट एक्शन फेसबुक शुड टेक टू प्रोटेक्ट यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है जी। तो ये हार्म को हमने किस तरह से क्लियर किया कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, ठीक है जी।
तो और उसके अलावा जो सोशल नेटवर्किंग साइट थी उसको हमने क्या कहा, उसको हमने फेसबुक तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या इसमें कोई एक दो आप प्लेटफॉर्म्स भी सोशल नेटवर्किंग के यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और अनक्लियर क्वेश्चन है, अच्छा ये वही है, सॉरी जी जी, इसमें स्टेटमेंट ऐड कर दी, अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन शुड नेवर लीव रूम फॉर एम्बिगिटी और इंटरप्रिटेशन। तो ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, इसमें हमें कोई मज़ीद यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया, अनफोकस्ड है, यानी कि इसमें कोई स्कोप ऐड नहीं किया गया। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो फोकस्ड क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग ऑन द लाइव्स ऑफ पेंगुइन्स इन एंटार्क्टिका। ठीक है जी, तो ये देखें इसको स्कोप इसमें डिफाइन कर दिया, फोकस्ड हो गया क्वेश्चन। पहले था सिर्फ अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग को नैरो डाउन किया, उसको फोकस किया कहाँ पे, ग्लेशियल मेल्टिंग पे। ठीक है जी, और अफेक्ट किस पे, अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है, और फिर एरिया भी डिफाइन कर दिया खास। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें स्कोप ऐड करते हैं, फोकस्ड उसको बनाते हैं। द फोकस्ड वर्जन नैरोज डाउन टू स्पेसिफिक अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियल मेल्टिंग, अ स्पेसिफिक प्लेस एंड अ स्पेसिफिक एनिमल दैट इज अफेक्टेड। तो इस तरह से हम चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस को नैरो डाउन फोकस्ड करते हैं। फिर एक और एग्जांपल देखिए, टू जनरल है, व्हाट अफेक्ट डज सोशल मीडिया हैव ऑन पीपल्स माइंड्स। स्पेसिफिक क्या है, व्हाट अफेक्ट डज डेली यूज ऑफ ट्विटर हैव ऑन द अटेंशन स्पैन ऑफ अंडर 16। तो अब यहाँ पर देखें, सोशल मीडिया को हमने ट्विटर तक इस तक स्पेसिफाई कर दिया, फोकस्ड कर दिया, स्कोप इसका डिफाइन कर दिया, और पीपल्स माइंड के बारे में हमने इसको कैसे फोकस्ड किया, स्कोप इसमें ऐड किया, स्पेसिफिक किया, अटेंशन स्पैन ऑफ अंडर 16। ठीक है, तो पीपल्स को हमने अंडर 16 के अटेंशन स्पैन से क्या मुराद है कि वो अटेंटिवली लिसन नहीं करते, या कोई वर्क उनका वो अटेंशन, उनकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई। द सेकंड क्वेश्चन डिफाइंस इट्स कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, इट इज़ रिसर्चेबल थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। तो ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में इंटरव्यूज़ वगैरह और फोकस ग्रुप, और क्वांटिटेटिव में कई एक मेथड्स हैं, तो यह प्रीवियस भी कंसल्ट देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप मज़ीद इस पर सर्च कर सकते हैं। तो चूँकि इस पे प्रीवियस लेक्चर में इसको मैंने थारोली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कुछ मैंने डाटा कलेक्शन मेथड्स बताए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल देखें, टू सिंपल, हाउ आर डॉक्टर्स एड्रेसिंग डायबिटीज़ इन द पाकिस्तान। फिर ये बड़ा सा एक यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर इसको हमने अप्रोप्रिएटली रीजनेबल कॉम्प्लेक्स भी किया। व्हाट मेन एनवायरमेंटल बिहेवियर एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है जी, प्रेडिक्ट वेदर पाकिस्तानीज विल डेवलप डायबिटीज़ एंड हाउ कैन दीज commonalities be used to aid the medical community in prevention of the disease। तो हमने ये कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड कर दिए, एनवायरमेंटल फैक्टर है, बिहेवियरल फैक्टर है, और जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है जी, ये किस तरह से क्या करते हैं जी, ये फैक्टर्स किस तरह से डायबिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और डेवलप कैसे इन फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, वो कौन से एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, बिहेवियर के या जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ डेवलप होती है। एंड हाउ कैन दीज कॉमनैलिटीज़ बी यूज्ड टू एड द मेडिकल कम्युनिटी। तो मेडिकल कम्युनिटी इन फैक्टर्स को किस तरह से, इन फैक्टर्स को देखते हुए कैसे वो उसको हेल्प मिलेगी इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, कि मतलब वो अपने एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, वो अपने बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं, और अगर जेनेटिक है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। द सिंपल क्वेश्चन कैन बी लुक्ड अप ऑनलाइन एंड आंसर्ड इन अ फ्यू फैक्चुअल सेंटेंसेस। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन ऐसा भी ना हो कि उसको आर्ग्यू ना किया जा सके, उसके ऊपर एनालिसिस हो ना सके। तो ये चीज़ें तो हम सिंपली नेट से सर्च करें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। It leaves no room for analysis. If a quick Google search can answer a research question, it's likely not very effective. तो ये एक आपको रूल ऑफ थंब दे दिया
एक आपको की दे दी कि अगर आप कोई क्वेश्चन आपने बनाया है और आप देखना चाहते हैं कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, तो आप उसको गूगल सर्च करके देखें। अगर आप उसका आंसर आपको ईजीली मिल जाए, सो योर क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योर क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें स्कोप ऐड करना पड़ेगा, उसको जो चीज़ें पीछे स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जब तक आप उसको स्पेसिफिक नहीं करेंगे, जो आपको मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो क्वेश्चन में ऐड नहीं होंगी, तब तक आपका क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। यानी कि आपका क्वेश्चन ये उसमें जो 5 कम अज़ कम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जानी चाहिए। सॉरी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ 5, ये भी 5 ही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्वेश्चन में होंगी, तो तब जो रीडर है या फिर जो आपकी रिसर्च है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी और उसमें स्ट्रेंथ पाई जाएगी। चलें, रिसर्च क्वेश्चन हो गया। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, टू सिंपल नॉट रिसर्चेबल, हाउ कैन ड्रंक ड्राइविंग बी प्रिवेंटेड। तो ये भी सिंपली इसको नेट से सर्च किया जा सकता है। अब रिसर्चेबल क्वेश्चन हमने कैसे बनाया, व्हाट अफेक्ट डू डिफरेंट लीगल अप्रोचेज हैव ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ड्रंक ड्राइविंग भी प्रिवेंटेड, तो इसमें तो कई कंट्रीज़ के लॉज वो ड्रिंकिंग को अलाउ करते हैं, कई नहीं करते। कई कंट्रीज़ में यानी कि ड्रिंकिंग अलाउड है, हाँ, गो के उसके बाद ड्राइविंग करना अलाउड नहीं है। तो बहरहाल आपने इसको किस तरह से रिसर्चेबल बनाया, व्हाट अफेक्ट डू डिफरेंट लीगल अप्रोचेज, आपके डिफरेंट लीगल अप्रोचेज क्या हैं, किस बारे में, हैव ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु ड्राइव, उन लोगों के बारे में जो कि ड्राइव करते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के बाद। अब पाकिस्तान में एक तो ड्रिंकिंग वैसे रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और उसके बाद ड्राइविंग करना तो ये सारी दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड है ना, आप ड्रिंकिंग के बाद ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो बहरहाल आपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई करना है कि उस पर रिसर्च की जा सके, रिसर्च फैक्टर उसमें इंक्लूड करना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ अ क्लियरर कंपेरेटिव क्वेश्चन, इट आल्सो नैरोड डाउन टू ड्रंक ड्राइविंग लॉज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तो पूरी वर्ल्ड के लॉज जो हैं वो टारगेट हो सकते थे ना, उनको आप उन पे बात कर सकते थे। उसके बाद आगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स आर अ स्पेसिफिक रिजल्ट यू आर ट्राइंग टू अचीव विद इन अ टाइम फ्रेम एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये हमारे पास वो रिजल्ट्स हैं जो कि आप पोटेंशियल रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो कि आप अचीव करना चाहते हैं विद इन टाइम एंड विद इन योर अवेलेबल रिसोर्सेज। दे आर कंसिडर्ड मोर स्पेसिफिक एंड ईजियर टू मेजर देन अ गोल। तो हमने ये बात की थी कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आमतौर पे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो इजीली उनके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे, और ये आप जहन में रखें कि जब भी हम अपनी कोई प्रॉब्लम रिसर्च में क्लेम करते हैं, उसका सलूशन क्लेम करते हैं प्रॉब्लम का, तो उस सलूशन को हमने जस्टिफाई करना होता है बाय सम टेक्निक्स। हम कोई केस स्टडी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर रिजल्ट्स हम उस पर प्रूव कर सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम सिमुलेशन का, चूँकि हम कंप्यूटिंग या कंप्यूटर साइंस की अगर बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट हम कर हर फील्ड में डिफरेंट तरीके होते हैं अपने सलूशन को जस्टिफाई करने के। तो बहरहाल ये हमारा जो सलूशन है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, वो मेजरेबल होने चाहिए, वो जस्टिफाइएबल होने चाहिए। थिंक ऑफ देम एज द स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव द गोल। तो ये हमने प्रीवियस चूँकि डिस्कस किया था, ये मैंने वो प्रीवियस वाले डायग्राम ही ऐड कर दिया है ताकि एक कॉन्सेप्ट बन जाए। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही है, लेकिन चूँकि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने सेपरेट इसको थोड़ा सा बताना मुनासिब समझा। ये इसको हम मैपिंग भी कहते हैं, अलाइनमेंट भी कहते हैं, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस के दरमियान हम एक अलाइनमेंट करते हैं जिसकी बेस पे हमारी सारी रिसर्च वो चल रही होती है, पूरा रिसर्च थीसिस या रिसर्च पेपर चल रहा होता है। तो mapping also called alignment refers to the logical evolution of ideas between the structural elements of your research proposal or your you can say thesis।
द अलाइनमेंट बिटवीन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्पज स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, इन तीनों के दरमियान अलाइनमेंट होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली है, रिसर्च क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली हैं, और जो पर्पज स्टेटमेंट है दीज इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन तीनों के अंदर अलाइनमेंट मैपिंग होनी चाहिए। द बेसिक रूल फॉर अचीविंग अलाइनमेंट, रूल 1 क्या है? इफ़ यू हैव 3 प्रॉब्लम्स एज अ बेसिस फॉर द स्टडी यू मस्ट हैव 3 पर्पज स्टेटमेंट्स एंड 3 रिसर्च क्वेश्चंस। यानी कि जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को आपने 3 क्वेश्चंस में नैरो डाउन डिवाइड किया हुआ है, उतने ही आपके पर्पज स्टेटमेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और उतने ही आपके रिसर्च क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है, और रूल 2 क्या है? यू कैन नॉट हैव अलाइनमेंट इफ़ द एलिमेंट्स आर मिसमैच्ड। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी 3 हैं और पर्पस स्टेटमेंट आपकी 4 हैं और रिसर्च क्वेश्चन आपके 2 हैं, तो आप फिर प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये कुछ रूल हैं 2 जिनके बेस पे, यानी कि सिंपल सा आप हम इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं कि आपके जितनी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए उतने ही आपके ऑब्जेक्टिव्स हों और उतने ही आपके रिसर्च क्वेश्चंस बने। तो कैसे हम करेंगे, ये थोड़ा सा आगे सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, बिफोर यू अचीव अलाइनमेंट यू हैव टू डेवलप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू कैन यूज़ द स्टेटमेंट ग्रिड फॉर दिस पर्पस। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, उसके लिए हम एक जो है वो स्टेटमेंट ग्रिड यूज़ कर सकते हैं कि जो आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर टॉप पे लिख देते हैं, फिर उसमें से कोई प्रॉब्लम 2 या 3 या जितनी भी आप बनाना चाहते हैं सब प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, और ये सारा प्रोसेस जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये डॉक्टरल स्टूडेंट वर्कशॉप है जिसका टॉपिक ही अचीविंग रिसर्च अलाइनमेंट था, उसका एक पेपर है, वहाँ से मैंने ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट की हैं। तो चूँकि रेफ़र करना भी सम टाइम ज़रूरी होता है, तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखेंगे और उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखें, ये एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च बाय द प्रपोज स्टडी इज़ द शॉर्टेज ऑफ द नर्सिंग फील्ड। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको मैं बता देता हूँ कि नर्सिंग फील्ड में शॉर्टेज है स्टाफ की। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम सारी इंक्लूड की गई है। ठीक है, और ज़्यादा नर्सेज चाहिए और ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है और इसको सब प्रॉब्लम में डिफ़ाइन किया गया। पहला क्या जी, एजुकेशन ऑफ न्यू नर्सेज एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह क्या है? शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग फैकल्टी। नर्सिंग फैकल्टी नहीं है, तो जिसकी वजह से क्वालिटेटिव स्टडी वो ऑफ़र नहीं हो रही और स्टूडेंट्स एनरोल भी नहीं हो रहे। और एक और सा प्रॉब्लम है कि 75% ऑफ नर्सिंग फैकल्टी विल अटेन रिटायरमेंट एज इन 2017। फिर ये एक प्रॉब्लम है, 6.9% ऑफ नर्सिंग फैकल्टी पोजीशन रिमेन अनफिल्ड। तो पोजीशंस अनफिल्ड हैं, मेजर जो सब प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद करंट नर्सिंग फैकल्टी एक्सप्रेस लो जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर एक तो रिटायर्ड हो रही हैं नर्सेज, नई एनरोल स्टूडेंट नए एनरोल नहीं हो रहे, और उसमें जो फिर आ रही हैं नर्सेज उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल का भी प्रॉब्लम है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम को 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये देखें पर्पस स्टेटमेंट, जिसे ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। The overall purpose of this qualitative descriptive study is to investigate the issues affecting job satisfaction। ठीक है जी, by nursing faculty। कैसे करेंगे? इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनिंग नर्सिंग फैकल्टी। अब इसको, ये जो ओवरऑल पर्पस स्टेटमेंट थी, इसको 3 फर्दर ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन के इश्यूज हैं क्या क्या? ठीक है जी, टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस। लो वेजेस का इम्पैक्ट क्या होता है? डेफिनेटली नर्सेज लीव कर जाती होंगी, तो ये भी एक इसका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। इस रिसर्च में ये भी हमने एक रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपके जो पोटेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो इस रिसर्च के बाद आपको ये पता चलेगा कि लो वेजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन के जो इश्यूज हैं उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। अगर कोई बंदियां सेटिस्फाइड नहीं हैं जॉब से, तो व्हाट विल हैपन।
फिर एक तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टू एग्जामिन द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द नर्सिंग फैकल्टी रोल। फिर यहाँ पर इस रिसर्च में ये भी पता चल रहा है कि नर्सिंग जो एक जो प्रोफेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए, पर्पस स्टेटमेंट आ गई, और उसके बाद रिसर्च स्टेटमेंट। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन कह लें तो ये रिसर्च स्टेटमेंट आ गई, शॉर्टेज इन द नर्सिंग फील्ड। ठीक है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन निकाले। हाउ डू नर्सेज डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस विद जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन द नर्सिंग फैकल्टी। वो कैसे इसको नर्सिंग फैकल्टी की जॉब को कैसे वो मतलब देखती हैं और उनका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे उसके साथ सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। फिर हाउ डू नर्सेज डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस विद द इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस। फिर एक्सपीरियंसेस विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फैकल्टी रोल। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन निकल आए। ठीक है, तो आपने डेफिनेटली अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके सब प्रॉब्लम्स बनानी है, और फिर पर्पस स्टेटमेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और फिर जो आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं वो आप उनको डिवाइड करेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, फिर इसको किस तरह से अलाइन कैसे करना है। इंट्रोड्यूसिंग द अलाइनमेंट मैट्रिक्स, अचीविंग अलाइनमेंट इन द रिसर्च, ये कैसे करें। फर्स्ट यू मस्ट डिवेलप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय यूजिंग अलाइनमेंट मैट्रिक्स। The alignment matrix helps students align the problem statement, purpose statement and research question. ठीक है, then उसका एक फार्मूला है, वो क्या है जी, रिसर्च अलाइनमेंट प्रॉब्लम प्लस पर्पस प्लस क्वेश्चन। तो ये भी सिंपल एक हमारे पास डायग्रामेटिकली हम इसको अलाइन करते हैं। जैसे ये आप देख लें कि ये इस तरह की हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी प्रॉब्लम 1 है, जो इशू 1 है, उसके फ्रंट पे ऑब्जेक्टिव 1 लिख लेते हैं और आगे रिसर्च क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं। फिर जो प्रॉब्लम 2 है उसके आगे ऑब्जेक्टिव 2 और रिसर्च क्वेश्चन 2, एंड सो ऑन प्रॉब्लम 3 और ऑब्जेक्टिव 3 और रिसर्च क्वेश्चन 3। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है अलाइनमेंट का, मैपिंग का। जैसे यहाँ पर देखें, The first issue identified as a basis for this study is the question of job satisfaction as experienced by nursing faculty. फिर objective क्या है, The objective of this study is to examine the issue of job satisfaction. फिर इसका research question क्या बनता है, How do nurses describe their experiences with job satisfaction on the nursing faculty. तो इस तरह से ये पूरा आपने अपनी रिसर्च जो आपका थीसिस है, जो आपका रिसर्च पेपर है, उसमें अगर आप ये मैपिंग कर लें, तो ये आपको मैं ये बता चुका हूँ कि ये एक्चुअली आइडिया जो अलाइनमेंट का है, मैपिंग का है, ये प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करता था, ये थोड़ा लेटेस्ट है। तो बहरहाल ये भी आपके इंट्रोडक्शन में आप इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद रिसर्चर्स कंट्रीब्यूशन, तो ये असल में जो हमने क्वेश्चंस देखे, जो हमने उसके पोटेंशियल रिजल्ट्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, वही एक्चुअली उसी तरह से आपका कंट्रीब्यूशन बन जाता है। The purpose of the contribution is to interpret and describe the significance of your finding in the light of what was already known about the research problem being investigated, and to explain any new understanding of or insights that emerged as a result of your study. तो जो आपने अपनी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, उस रिसर्च की बेस पे जो नई अंडरस्टैंडिंग, नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, वही आपकी कंट्रीब्यूशन है। आपने उसी को हाईलाइट करना है, आपने उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, आपने अपनी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, उन फाइंडिंग्स की सिग्निफिकेंस को आपने एज योर कंट्रीब्यूशन, एज रिसर्चर्स कंट्रीब्यूशन आपने उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, स्कोप ऑफ रिसर्च, स्कोप पे पहले भी बात हो चुकी हुई है। स्कोप बाउंड्रीज हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, और ऑल एस्पेक्ट दैट विल बी कंसिडर्ड इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट, वो हम यहाँ पर बताते हैं, और बल्कि जो चीज़ें कवर नहीं कर रहे वो भी हम स्कोप में बताते हैं। और इट नैरोज द रिसर्च डाउन टू अ गिवन प्रॉब्लम। द स्कोप ऑफ रिसर्च शुड मेंशन द फॉलोइंग: द पर्पस ऑफ द स्टडी, सैम्पल और पॉपुलेशन, पीरियड ऑफ स्टडी, लोकेशन। ये चूँकि पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो गई थी चीज़ें, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं जा रहा। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, इसका लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पार्ट, उसमें हम अपने रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक मैं सैम्पल सा आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। हम कुछ इस तरह से लास्ट पैराग्राफ ऐड करते हैं, द रेस्ट ऑफ दिस रिसर्च पेपर
द रेस्ट ऑफ दिस रिसर्च पेपर और थीसिस इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? सेक्शन 2 डिस्क्राइब द, जो आपका डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 इंट्रोड्यूसेस, जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। सेक्शन 4 to 7 डिस्क्राइब दिस दिस एंड दिस। ठीक है, सेक्शन 8 देन कंबाइंस द रिजल्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल स्टेजेस ऑफ द फ्लो टू डिटरमिन इफ द सेविंग आर कम्युलेटिव। तो जो भी आपका पेपर के बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में जो भी सेक्शंस आ रहे हैं बिफोर योर रेफरेंसेस तक, कंक्लूजन तक जितने भी सेक्शंस हैं वो आपने यहाँ पर बता देने हैं कि किस किस सेक्शन में क्या क्या आप शो कर रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। तो कुछ ये इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपने रिसर्च पेपर का, अपने थीसिस का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो if you find this video helpful then share with others। और अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।